हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। भारत का इतिहास बेहद रोचक दृष्टांतों से भरा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि हिंदुस्तान का एक छोटा सा सम्राट विश्व विजेता के सामने तनकर खड़ा था कि मेरे सामने वैसा व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। देन दूसरा दौर भी हमने देखा कि निकेटर विश्व विजेता का दंभ भरने वाला सेल्यूकस सिकंदर के सामने विनत था। एक और दौर देखा हमने, विश्व के पहले सिजेरियन सम्राट बिंदुसार का दौर। और आज वह प्रक्रिया पूरे होने वाली है जिसकी शुरुआत कभी मगध के शासक बिंबिसार ने की थी, अंग को अपने जनपद में समाहित करके की थी। सो लेट अस स्टार्ट। अशोक उन करिश्माई व्यक्तित्वों में से हैं जिनके बहुत सारे नाम नहीं हैं, बट जिनके जीवन के विभिन्न अनुक्रमों के हिसाब से उनके अलग अलग नाम हैं। कभी वे बहुत क्रूर थे तो वे चंडाशोक थे। इसके पहले उनके जन्म के अवसर पर उनकी माँ का दुख दूर हुआ, वे अशोक कहलाए। वे बड़े हुए, अपनी योग्यता के अनुसार सबका मन मोहा उन्होंने, वे विगताशोक कहलाए। युवावस्था में सभी भोगों का उपभोग करते थे वे कामाशोक कहलाए। और आखिरकार जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो धर्माशोक कहलाए। मुझे लगता है जैसे अशोक जी के मानसिक बुनावट में मध्यम प्रतिपदा था ही नहीं। वे हमेशा एक्सट्रीम पर रहते थे, कारण कुछ भी रहे हों। एक चीज सच थी कि इनका राज्यारोहण निर्विरोध नहीं था। हमें बौद्ध ग्रंथ 99 महावंश दीपवंश कहते हैं कि 99 भाइयों को मारा, अतिरंजना लगती है, बट ये सच है। भाई 99 थे या 6 थे, लेकिन एक युद्ध हुआ था, सत्ता का उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। इसके पहले युवराज अशोक विदिशा में थे। विदिशा में युवराज अशोक का वहां के श्रेष्ठी की कन्या के साथ प्रेम प्रसंग हुआ, देवी और वैवाहिक संबंध हुए। लेकिन शायद कभी भी पाटलिपुत्र के अभिजात्य राजमहल ने देवी को स्वीकार नहीं किया, नतीजन वे कभी पाटलिपुत्र नहीं आई। हमें अन्य संदर्भ भी मिलते हैं अशोक के जीवन में कि वे बहुत मान्य नहीं थे पाटलिपुत्र के लिए। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, पिंगल वत्सा जी वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 लोगों के सम्राट बनने की भविष्यवाणी की है। एक बिंदुसार इनकी भविष्यवाणी पर सम्राट बने थे, और दूसरा अशोक के बारे में भी इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर के सम्राट बनेगा। कहते हैं कि तक्षशिला के गवर्नर रहते हुए एक बार विद्रोह का दमन किया था अशोक ने। दोबारा जब सुसीम गवर्नर था तक्षशिला का और बिंदुसार की तबीयत खराब थी, देखिए राजधानी में कितने नाटकीय घटनाक्रम हो रहे हैं, तब बिंदुसार ने चाहा कि उसके उत्तराधिकारी सुसीम को बुला लिया जाए और अशोक को तक्षशिला भेज दिया जाए। इस अवसर पर एक व्यापक योजना की गई, यह प्रचारित किया गया कि अशोक को पीलिया हो गया है। मैं आर्य मंजूश्री कल्प के उद्धरण के आधार पर बात कर रहा हूं। और आखिरकार वो दिन भी आया जब सम्राट मृत्युशैया पर थे और मृत्युशैया पर सम्राट के सामने प्रस्तुत किया गया अशोक को पूरे राजकीय वेशभूषा में। कहते हैं कि इसी क्रोध में बिंदुसार ने प्राण त्याग किए। बिल्कुल वैसा ही है शायद जैसा कभी अकबर के सामने जहांगीर को प्रस्तुत किया गया था। राज्यारोहण निर्विरोध नहीं था, शायद संघर्ष चला होगा। हमें सूचना मिलती है कि राधागुप्त सहयोगी थे अशोक के। हमें सूचना मिलती है कि खल्लाटक विरोधी थे सुसीम के। दोनों ने मिलकर के जो व्यूह रचना की उसमें सुसीम मारे गए, अन्य कई भाई मारे गए होंगे, लेकिन हमें सूचना मिलती है 30 से इनके भाई जिससे बड़ा अनुराग था सम्राट को, वे जीवित थे। अब सम्राट अशोक के विजयों का अनुक्रम शुरू होने वाला था। मैंने बताया सम्राट अशोक किसी एक मध्यम मार्ग पर नहीं रह सकते थे। अच्छा, ये जो कलिंग का है ना हिस्सा, ये कलिंग का हिस्सा लगातार महत्वपूर्ण हो रहा था। बौद्ध ग्रंथ हमें कहते हैं कि अशोक नागों से परेशान था, नाराज था, क्योंकि वे उसकी सामुद्रिक मोतियों का हरण कर लेते थे। वी शुड रिमेंबर, साउथ ईस्ट एशिया इंपॉर्टेंट हो रहा था।
मोती का मतलब व्यापारिक लाभ है, और तटवर्ती कलिंग जातियां सम्राट अशोक को उनके व्यापारिक लाभों से वंचित कर रही थी, संभावनाओं से वंचित कर रही थी। नतीजन एक बड़ा सैनिक अभियान हुआ। समाथा हमें एक कैपिटल का जिक्र मिलता है कलिंग की, लेकिन 1.5 साल तक युद्ध चला। लगता है जैसे युद्ध बिखर गया था। युद्ध की इसी विभीषिका में हमें फिर सूचना मिलती है किसी कलिंग राजकुमारी के साथ, संभवतः कारुआकी हैं ये, अशोक के प्रेम प्रसंगों की। लेकिन जब युद्ध के परिणाम सामने आए ना, 1.5 लाख लोग मारे गए, गायब हुए, 1 लाख लोग हताहत हुए। और जब सम्राट अशोक ने इस बात की कल्पना की कि उनके परिजनों को कितना दुख हुआ होगा, तो इतिहास का एक अभूतपूर्व क्षण आया कि सम्राट ने कहा कि अब कभी भी मगध की सेना, अब कभी भी अशोक की सेना सैन्य विजय नहीं करेगी, और एक नए आदर्श का जन्म हुआ कि धम्म विजय की जाएगी। नहीं हुआ ऐसा इतिहास में। सिकंदर विजय के क्षणों में उन्मादी होता था, हत्याकांड, रक्तपात, आगजनी इसके दृष्टांत सामने आते थे। चंगेज खां उन्मादी होता था, नेपोलियन उन्मादी होता था विजय के क्षणों में। लेकिन विजय के क्षण में मर्यादा। मैं याद कर रहा था कि काश हिरोशिमा के बाद यूरोप ने किसी एक अशोक को जन्म दिया होता। एक नए जीवन की शुरुआत थी सम्राट अशोक की। पूरा शासकीय दर्शन बदल गया। सिर्फ बौद्ध धर्म ग्रहण किया या नहीं किया महत्वपूर्ण नहीं है, उनका धम्म बौद्ध धर्म का रिफ्लेक्शन था या नहीं था महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण सम्राट अशोक का एक कथन है कि जिस तरह कोई मां अपने बच्चे को अपने धाय को सौंप करके संतुष्ट हो जाती है, वैसे मैंने अपने अधिकारियों के हाथ में अपने प्रजा को सौंप रखा है। बेहद क्रांतिकारी घोषणा है ये। और लोग अक्सर कहते हैं कि सम्राट अशोक ने कहा कि मैं पितृवत अपनी प्रजा का अनुपालन कहता हूं। कौन कहता है? क्लियरली इंडिकेटेड है कि मैं मातृवत अपनी प्रजा का पालन करता हूं। वो सीधे घोषणा करते हैं कि सभी प्रजा मेरी संतान है। बड़ा संभावना भरा अर्थ लेता है संतान। एक नई क्रांति थी ये। और सम्राट अशोक सिर्फ घोषणा कर करके नहीं बैठते, जानते हैं, धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। उन्हें प्राणदंड से मुक्ति का अधिकार था। और सबसे बड़ी बात कि अगर प्राणदंड दिया जा रहा है तो व्यक्ति को 3 दिन का अवसर दिया जाए जिससे वह पूजा इत्यादि करके उस लोक की तैयारी कर सके। कितना संतुलन बनाया होगा सम्राट अशोक ने। एक तरफ उन्हें पृथ्वी पर नरक को उतार देने का श्रेय दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जेलों में यातना देकर के अपराध कबूल करवाने की प्रथा सम्राट अशोक के समय शुरू हुई। दूसरी तरफ सम्राट अशोक धम्म महामात्यों की नियुक्ति करते हैं। सम्राट अशोक सीमावर्ती राज्यों को यह बताते हैं कि उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्राट का ध्यान अब अपनी प्रजा के नैतिक उन्नयन के ऊपर है। आजकल एक शब्द आता है इंफोटेनमेंट। यह शब्द तो सम्राट अशोक के सामने ही था जब उन्होंने विहार यात्राओं का स्वरूप बदल दिया। विहार हम आधुनिक पार्टी की तरह कह सकते हैं। पहले विहार में समाज होते थे, लोगों को स्वादिष्ट मांस खिलाया जाता था, नृत्य गायन इत्यादि की बातें होती थी। बट सम्राट अशोक ने इन विहारों की प्रवृत्ति बदल दी और यहां पर नैतिक उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश, धम्म के उपदेश सुनाए जाने लग गए। एक बिल्कुल नया विजन था ये, एक बिल्कुल नई अवधारणा थी ये। सम्राट अशोक ने राजुकों की नियुक्ति की, अंत महामात्यों की नियुक्ति की। सांस्कृतिक प्रसार देखिए कि जहां पर हमारे राजनीतिक अधिकार नहीं है ना, उसके उस पार के भी लोगों को अच्छी बातें जानने का, सुख की तरफ बढ़ने का हक है। कौन कहता है कि भारत ने विदेश में अभियान नहीं किए? ये हमारे सांस्कृतिक अभियान थे। महात्मा बुद्ध को एक ऐसे जोशीले जन्म प्रचारक उत्तराधिकारी के रूप में मिला था जिसने महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो 8 स्तूप बनवाए गए थे ना,
जिसमें महात्मा बुद्ध के पवित्र अवशेष सुरक्षित थे वो निकलवाए, उन्हें 84,000 भागों में बांटा और 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कांची का स्तूप शायद अशोक के कोमलतम भावनाओं की अभिव्यक्ति है। अशोक ने एक यात्रा शुरू की जिसकी शुरुआत रुमिंदेई लुम्बिनी से हुई, जहां पर जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। उन सभी स्थलों पर पहुंचे सम्राट अशोक, जो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित थे। विशेष घोषणाएं की उन्होंने, जैसे रुमिंदेई में कर घटा करके 1/10 की घोषणा की। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति इतनी उदार दृष्टि भी सम्राट को अपने पथ से विचलित नहीं कर रही थी। सेनाएं भंग नहीं की गई थी। वन थिंग, सम्राट आटविक राज्यों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि देवा नाम के पश्चाताप में भी उन्हें दंडित करने की ताकत है। आप सोच सकते हैं, संवेदनशीलता, कलिंग विजय का जिक्र समूचे शिलालेखों में किया गया, लेकिन धौली और जौगढ़ जो कलिंग में है, वहां पर अशोक इस विजय का उल्लेख नहीं करते हैं। है कहीं संवेदनशीलता की ऐसी दूसरी मिसाल? अशोक के पश्चातापी हृदय की शायद सबसे जबरदस्त अभिव्यक्ति थी। अशोक व्यावहारिक थे। उन्होंने समाज को अहिंसक बनाने की कोशिश की। वे स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि उनके भोजनालय में 3 लाख लोग मारे जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाएंगे, एक मोर और 2 हिरन, और वे कहते हैं कि भविष्य में यह भी बंद कर दिया जाएगा। यह थी एक व्यावहारिक अंतर्मन की बेहद सहज अभिव्यक्ति। अक्सर लोग भ्रमित होते हैं कि यमचु धम्मे, धम्म तो एक नैतिक अवधारणा थी। एक बात और बताऊंगा आपसे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से एक राजस्व नीति चली आ रही थी कि राजकोष का जो पैसा आता था, उस पैसे का 25% राजमहल के ऊपर खर्च होता था, 25% सेना के ऊपर खर्च होता था, 25% ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खर्च होता था और 25% सुरक्षित कोष के रूप में होता था। मैं फिर आपको रिपीट करूं कि 25% खर्च होता था राजमहल के ऊपर, भव्यता के प्रतीक थे वे। 25% खर्च होता था सैनिक सेना के वेतन के ऊपर, वो ताकत थी सम्राट की। 25% खर्च होता था उस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो गांव से लेकर के पाटलिपुत्र तक को एक सूत्र में बांधती थी, और 25% यह रखा जाता था सुरक्षित कोष के रूप में। और राजा से अपेक्षा की जाती थी कि जो 25% खर्च है राजमहल का, उसी में धार्मिक खर्च किए जाएंगे। एक फंडामेंटल चेंज ले आए सम्राट अशोक। अब सम्राट अशोक ने कहा कि राजकोष का 25% धम्म प्रचार के लिए खर्च किया जाएगा। दैट मीन्स जो राजकोष हर साल बढ़ता रहता था, सुरक्षित होता रहता था, वह कमजोर हुआ होगा। सम्राट अशोक का जीवन काल भी बहुत अविवादास्पद नहीं रहा। मृत्यु का समय था, सम्राट अशोक मृत्युशैया पर थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध संघ के भिक्षुओं को बुला करके उन्हें भोजन कराना चाहा, दक्षिणा देनी चाहिए। जानते हैं, सम्राट की मंत्रिपरिषद ने मना कर दिया। सम्राट ने भोजन भिजवाना चाहा संघ में, सम्राट की मंत्रिपरिषद ने मना कर दिया। सम्राट ने सोने का एक आंवला भिजवाना चाहा, मंत्रिपरिषद ने मना कर दिया। देखिए, प्रजातांत्रिक परंपराओं का यह सर्वोच्च उत्कर्ष कि एक चक्रवर्ती सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन उसकी मंत्रिपरिषद कर रही है। किस लिए कर रही है? कि राजकोष पर सम्राट का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। जानते हैं, तब कहते हैं कि सम्राट अशोक ने एक सूखा आंवला मंगाया और उसे बौद्ध संघ को भिजवाते हुए कहा था कि कभी के चक्रवर्ती सम्राट अशोक आज इतना ही दान देने की हालत में है। बौद्ध संघ ने बड़ी हर्ष के साथ स्वीकार किया उसे। उस आंवले को पीस लिया गया पानी में मिला करके और सभी बौद्ध भिक्षुओं को प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। ये 232 ईसा पूर्व की बात है। सम्राट अशोक के बाद जैसे वो यशस्वी परंपरा जो पूरे पैटर्न को बांधे रहती थी, अब जीवित नहीं थी।
हमें कई हिस्सों में बंटने के संदर्भ मिलने लगते हैं, लेकिन बावजूद उसके फिर मैं कहूंगा कि राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था मार्वेलस या तो मुझे सिंधु सभ्यता में दिख पड़ी थी, और या फिर इस काल में दिख पड़ी है मौर्य काल में, और या फिर मैं आज वर्तमान में देख रहा हूं। ये 3 पड़ाव हैं भारत की सांस्कृतिक यात्रा के, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक मौर्य प्रशासन, और तीसरा पड़ाव जहां पर हम खड़े हुए हैं। फाइन। सो एक प्रश्न अक्सर उठ रहा है कि हिंदी के कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपसे चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हिंदी में प्रतिदिन 5 पेज लिख रहे हैं। फाइन। मेरे ख्याल से सवाल के जवाब आप पा जाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। आज मैंने कहा कि अशोक अतियों के बीच में रहना जानते थे, मध्यम प्रतिपदा उनकी नियति नहीं थी, और हम देखेंगे कि इस अति के प्रेम ने अशोक को किस तरीके से विश्व में एक मूर्धन्य स्थान दिया था। वी विल डिस्कस लेटर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।